सभी को नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल पे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सीरीज को कर रहे थे। पिछले क्लास में जो भी हमने कुछ पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जो भी कुछ हमने फार्मूला देखा और ये देखा, आइए थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं, फिर आज की क्लास का सेशन यानी आज की सेशन हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले कल जो हमने पढ़ा था वो स्ट्रेट लाइन के बारे में देखा था कि स्ट्रेट लाइन अगर किसी भी इक्विलेटरल प्लेन में एक्स एक्सिस के अक्ष में यानी एक्स एक्सिस के साथ जितना डिग्री का कोण बनाता है वो उसका स्लोप कहलाता है। वो हम उसे यानी m के नाम से डिनोट करते थे स्लोप को। यानी अगर हमें लिखना होगा तो m = tan थीटा, हमने पहला फार्मूला आपको बताया था, क्या याद है सभी को? उसके बाद जो स्ट्रेट लाइन का जनरल फार्मूला होता था वो हमारा ax + b/+ c = 0। आपको मैंने एक इंटरसेप्ट लाइन में सेक्शन, ये इंटरसेप्ट लाइन में लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन का एक फार्मूला बताया था जो होता था y = mx + c। ये याद है सभी को ना? उसमें m जहाँ स्लोप होता था और c क्या होता था, तो c हमारा y इंटरसेप्ट था, है ना? ये सभी को याद है बातें? ये हमारा y इंटरसेप्ट था। आप गौर से देखिएगा कि अगर x + by + c को हम y को एक साइड में रख के अगर सारे वैल्यू को देखना चाहेंगे थोड़ा सा, तो आप x + c को -b/y करोगे, और अगर y को एक साइड में रख करके देखना चाहेंगे तो abx प्लस का यानी -c/b होगा। ये समझ में आई बातें? हमने क्या किया, जो हमारा -b था वो हमने क्या किया है, लेफ़्ट साइड पे भेजा है। अब आपको दिख रहा होगा कि जो y का वैल्यू है वो हमें क्या दिख रहा है, -a/b × x + -c/b। अब आप देखो गौर से यहाँ तो m × x और यहाँ -ab × x, यानी x तो हमारा कॉमन है, यानी जो हमारा स्लोप था वो -a/b के इक्वल भी होगा। क्या आप समझ पाए इस बात को? हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा स्लोप है वो दूसरा फॉर्मूला -a/b के रूप में भी लिख सकते हैं, जहां आप ये कहोगे कि जो a है वो हमारा किसका कोएफिशिएंट है, x का, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x, और जो v हमारा है वो कोएफिशिएंट ऑफ y है। ये समझ में आई आप सभी लोगों को बातें? ये दो चीज़ें थी। आगे आते हैं, और हमने इसके बाद क्या देखा था, इसके बाद एक्स्ट्रा हमने ये देखा था कि अगर आपका कोई इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना होगा तो उसमें हमने स्लोप में हमने एक बात और देखी थी कि जो m का वैल्यू था वो y2 - y1 / x2 - x1 के रूप में हम लिख रहे थे। क्लियर है ये बातें? उसके बाद हमने और क्या देखा था कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना होगा, जो हमने कल प्रूफ भी करके दिखाया था कि अगर आपको इक्वेशंस ऑफ लाइन चाहिए तो आप y - y1 / x - x1 करोगे और फिर y2 - y1 / x2 - x1 करोगे। यहीं से हम y और -y1 को इस तरह से लिख करके x - x1 को उस साइड भेज रहे थे, यानी y2 - y1 और x2 - x1, और ये हमारा था x - x1। अब आपको पता है कि ये y2 - y1 जो है और बटा x2 - x1 है वो स्लोप के यानी m के तो बराबर है, यानी y - y1 जो होगा वो m × x - x1 के बराबर होगा। ये भी एक फार्मूला हमने आपको दिखाया था, ये भी हमारा एक फार्मूला था, ये भी हमारा एक फार्मूला जो हमने कल दिखाया, ये एक मेरा फार्मूला जो हमने कल आपको दिखाया, फिर आपको ये एक फार्मूला, और फिर हमने आपको ये एक फार्मूला दिखाया था। तो इतनी सारी बातें थी जो कल हमने सीखा था। क्लियर है ये बातें? जिसमें स्लोप में हमने ये सीखा कि किस तरह के फार्मूला हमें देखने को मिलेंगे। आज हम आगे बढ़ते हुए ये देखेंगे, ये जो हमने कल कुछ पढ़ा था वो आज रिकैप करके आगे हम बढ़ने वाले हैं, और आज हम सीखेंगे कि एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। आप लोगों ने देखा है ये सिंगल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस था सारा। आज हम पढ़ेंगे दो स्ट्रेट लाइन के बीच का अगर एंगल हमें पता हो तब कैसे हम फॉर्मूला क्रिएट करते हैं और किस तरह से करेंगे, आगे देखेंगे हम। जैसे अगर आपको पता है कोई कार्टेशियन प्लेन में कोई दो लाइन है इस तरह से, क्लियर है, और यहाँ पे आपस में थीटा एंगल बना रहे हैं। हमारे सामने दो इक्वेशन होता है जब कोई किसी लाइन को इंटरसेप्ट करता है, तो एक y = mx + c।
तो अगर दो लाइन है तो पहले लाइन का स्लोप m1 और इंटरसेप्ट c1 होगा, उसी तरह से दूसरे लाइन का जो स्लोप होगा वो m2 और इंटरसेप्ट c2 होगा। क्लियर है? तब हमें tan थीटा का जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। ये समझ में आई आपको बातें कि जब हमारे सामने दो लाइन होगा इस तरह का, तब हमें दोनों लाइन के बीच का अगर एंगल चाहिए तब हम फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। अब ये दो कंडीशंस इसमें आते हैं कि अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाए या फिर ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाए। समझ में आ रही है? दो कंडीशन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि ये दोनों जो स्ट्रेट लाइन है अगर पैरेलल होगा और अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तब क्या फ़र्क पड़ेगा। आइए बारी बारी से समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार है ये, रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आसानी से हम समझेंगे। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाए, खुद समझना आप कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाए तो इसके बीच का एंगल कितना होगा। आप कहोगे सर 0 डिग्री, क्योंकि एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। तो जब 0 डिग्री होगा तो आप थीटा के जगह पे क्या रखोगे? 0 डिग्री रखोगे। और tan 0 क्या होता है? आप कहते हो 0 होता है। तो tan 0 0 होगा और ये किसके बराबर होगा? इस फॉर्मूला के बराबर होगा m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। अब क्या आप 0 को यहाँ गुना करोगे तो केवल ये वैल्यू 0 के बराबर मिलेगा, यानी m1 माइनस m2 का वैल्यू 0 के बराबर, तो m1 बराबर m2। और आप जानते हो यहाँ से कि जब दो लाइन पैरेलल होगा तो दोनों का जो स्लोप होता है आपस में क्या होता है? आप कहोगे बराबर होता है। क्या आप ये समझ पाए बात को कि अगर दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो जाए तो दोनों लाइन का जो स्लोप होगा वो आपस में क्या होगा? आप कहोगे सर इक्वल होगा। अगर यही दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तो परपेंडिकुलर कहने का मतलब है कि ये लाइन पैरेलल ना हो करके इस तरह से होगा परपेंडिकुलर, तब एंगल कितना बनाएगा? आप कहोगे सर 90 डिग्री। तो tan 90 के बारे में जानते हैं, आपको पता है tan 90 होता है इन्फिनाइट। ये बातें पता है सभी को। जब tan 90 इन्फिनाइट होता है और यही वैल्यू बराबर होगा m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2 का। अब आपको थोड़ा सा यहाँ समझना है, बहुत ईजी चीज़ है ये। कोई भी वैल्यू इन्फिनाइट फॉर्म कब बनाता है? तो जब किसी भी नंबर में हम 0 से भाग लगाएंगे। कोई भी नंबर में जब हम 0 से भाग लगाएंगे तो वैल्यू इन्फिनाइट फॉर्म बनाएगा। इसका मतलब है कि अगर ये कोई नंबर रहा होगा और ये संख्या किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी, तभी तो किसी नंबर में 0 से भाग लगाए होंगे तो हमें इन्फिनाइट फॉर्म मिला होगा। क्या ये बातें आप समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं? फिर से सुनिएगा। हमने बोला किसी भी नंबर में अगर आप 0 से भाग लगाते हो तो ये कौन सा कंडीशन होता है? इन्फिनाइट वाला फॉर्म बनता है। और इन्फिनाइट फॉर्म बनने का रीज़न यहाँ पे ये है कि कोई नंबर रहा होगा और ये वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए, तभी तो कोई नंबर में 0 से भाग लगाएंगे तो इन्फिनाइट फॉर्म बनेगा। आप समझ गए होगे। तो आप बताओ ये नंबर किसके बराबर होना चाहिए? आप कहोगे सर 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब है 1 प्लस m1 इंटू m2 का वैल्यू 0 के बराबर, तो m1 इंटू m2 का जो वैल्यू होगा -1 के बराबर होगा। अब आप यही जानते हो कि जब कोई लाइन दोनों आपस में पैरेलल हो तो उस दोनों लाइन का जो स्लोप होगा वो बराबर होगा, लेकिन जब वो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो यानी एक दूसरे के लंबवत हो तब दोनों का स्लोप का जो मल्टीपल होता है वो -1 के बराबर होता है। या ये कह ले कि m1 का जो वैल्यू होगा -1 बटा m2 के बराबर होगा, ये भी कह सकते हो। क्लियर हो रही है? समझ में आ रही है आपको ये बातें ना? ये चीज़ें आप अच्छे से समझ गए हो तो मैं इसे हटा दूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले सकते हो। मैंने अभी तक ये देखा कि अगर किसी भी दो लाइन यानी स्ट्रेट लाइन के बीच में आपका स्लोप दिया हुआ है तो उन दोनों लाइन का एंगल कैसे निकालेंगे, और कंडीशंस था कि अगर पहला लाइन अगर दोनों आपस में पैरेलल हो या फिर दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो तब पैरेलल के साथ क्या कंडीशन होता है और परपेंडिकुलर के साथ क्या कंडीशन होता है। मिटाएं इसे, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी ये बातें बहुत अच्छे से। मैंने अपना पूरा कोशिश किया है आपको समझाने का, और जितनी भी वीडियोज आती हैं आप प्लीज़ देखा करिए उस वीडियो को। वो वैसे ही नहीं बनाया गया है, वो काफ़ी
एग्ज़ाम को ध्यान में रख के बनाया जाता है ताकि आपको सारे एग्ज़ाम में वो हेल्प कर पाए। ऐसा नहीं केवल एसएससी, केवल रेलवे और केवल बैंकिंग वाले, वो कैट लेवल तक की जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको देने की कोशिश की। और अभी ये स्टार्टिंग है, अभी और भी बहुत सारा कुछ है जो हम आपको कोऑर्डिनेट में पढ़ाएंगे। आपको एक बार पूरी वीडियो देख लेने के बाद आपको फिर कहीं दूसरे वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ऑनेस्टली देखते हो तब, टाइम वेस्ट करोगे तब तो फिर नहीं कोई फ़ायदा होने वाला है। आइए बढ़ते हैं आगे। अब इक्वेशंस ऑफ लाइन में ये तो था कि हमारा अगर स्लोप पता है तब आपको ये भी पता है कि स्ट्रेट लाइन तो इस फॉर्म में भी होता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का वैल्यू 0 के बराबर, ये बातें आपको पता है। लेकिन अगर दो लाइन है तो हम यहाँ पे a1 b1 और c1 कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे लाइन के लिए a2x b2y और c का वैल्यू 0 के बराबर कर देंगे। आपको हमने क्या बताया, स्लोप एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। ये मोड है हमारा, मोड लगा रहे हैं। अब आप मोड का मतलब तो आप समझते हो। आइए यहाँ पे अब हमें m1 और m2 का वैल्यू चाहिए। अभी हम सबसे पहले शुरू में ही बात किए थे कि जो m होता है वो माइनस a बटा b होता है। माइनस a बटा b कहने का मतलब कि x का कॉफिशिएंट बटा y का कॉफिशिएंट। तो अगर हम यहाँ से m1 का वैल्यू निकालना चाहेंगे पहला इक्वेशन से तो आप कहोगे माइनस a1 बटा b1 होगा, और m2 का वैल्यू दूसरे इक्वेशन से निकालना चाहेंगे तो माइनस a2 और माइनस b2 होगा। बस आपको समझते रहना है क्या हम सिखा रहे हैं, लास्ट में रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब m1 और m2 का वैल्यू हम इस फॉर्मूला में रखेंगे। तो जब आप इस फॉर्मूला में रखोगे तो tan थीटा का जो वैल्यू है, गौर से समझना, m1 और m2 का वैल्यू रखने के बाद एक ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि माइनस m2 ऑलरेडी ये माइनस में है, तो पॉजिटिव वाले नंबर को हम पहले रख देते हैं और नेगेटिव वाले को बाद में। a1 और b1 बटा, ये बताओ दोनों को m1 इंटू m2 करना है तो माइनस माइनस तो प्लस ही बनने वाला है, तो नीचे का वैल्यू प्लस ही रहेगा, और a1 b1 इंटू a2 b2, ये है हमारा रिजल्ट। इसे फाइनल करते हैं। नीचे v1 v2, यहाँ भी v1 v2 कैंसिल होना है, तो ऊपर में क्या दिखेगा, a2 b1 माइनस a1 b2 बटा यहाँ दिखेगा b1 b2 प्लस a1 a2। ये है हमारा फॉर्मूला कि जब आपके पास स्लोप नहीं हो, उस दो लाइन का स्लोप अगर आपको नहीं पता है तब आपको x कॉफिशिएंट और y कॉफिशिएंट का जानकारी होगा, क्योंकि आपको इक्वेशन इस फॉर्म में होगी, तब आप उसका वैल्यू यहाँ रख करके और आप एंगल निकाल सकते हो। क्या आप ये समझ पाए? क्लियर हो गई ना? कुछ भी तो नया हमने नहीं किया है, आपको ये चीज़ें पहले से भी बता रखा था और आपको पहले से भी पता है। तो हमने m1 और m2 निकाला है और आपको इस फॉर्मूले में हमने रखा है। इस फॉर्मूले में रखने के बाद आपको एक बहुत सुंदर सा यहाँ पे रिजल्ट दिखा है। क्लियर हो पाई बातें आपको? जस्ट यहाँ पर भी दो कंडीशन होंगे, एक पैरेलल वाली और एक परपेंडिकुलर वाली। तो आइए उस दोनों को भी बारी बारी से हम समझेंगे। जैसे हमने यहाँ पर समझा था कि पैरेलल होने के बाद ये दोनों का जो स्लोप है वो बराबर हो गया था, और परपेंडिकुलर होने के बाद दोनों के स्लोप का मल्टीपल -1 हो गया था। उसी तरह से यहाँ भी हम समझेंगे कि अब पैरेलल और परपेंडिकुलर होने के बाद किस तरह का हमें वेरिएशन देखने को मिलना है यहाँ पे। अब फिर से बताओ हमें, जब लाइन पैरेलल हो एक दूसरे का तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? आप कहोगे सर 0 होगा, और जब वैल्यू 0 के बराबर होगा तो नीचे वाली वैल्यू तो गुना होकर 0 ही बनना है, तो ऊपर वाले वैल्यू 0 के बराबर होगा। इसका मतलब है कि a2 b1 माइनस a1 b2 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। कब? जब ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो। आपको अच्छे से समझना है, जब ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा तो होगा a2 b1 माइनस a1 b2 इक्वल टू 0। अगर आप गौर से देखिए तो a2 b1 का मान a1 b2 के बराबर होगा। क्लियर है? अगर थोड़ा सा और गौर से देख लीजिएगा तो a1 और a2 को हम इधर भेज रहे हैं, तो जस्ट लाइक b1 और b2 आपस में बराबर होगा। अब आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता है कि जब कोई दो लाइन आपस में पैरेलल होता है
समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? जब कोई दो लाइन आपस में पैरेलल होता है तो a1 a2 का मान b1 b2 के बराबर होगा। ये 10th क्लास में पढ़ना था हमें कि जब दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ होगा तो आप बताओ जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो उस कंडीशन में क्या होगा, तो a1 a2 का वैल्यू b1 b2 के बराबर होगा। क्या आप ये पढ़े थे बचपन में? 10th क्लास में आपने ये पढ़ा था कि दो लाइन पैरेलल होने के बाद उसका कॉफिशिएंट x और y का किस तरह का रिलेशन होगा, तो a1 a2 का वैल्यू b1 और b2 के बराबर होगा। ये बातें आप समझ पाए हो? चलो ये आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा कंडीशन था कि जब दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर के फॉर्म में जाए। जब परपेंडिकुलर का फॉर्म जाता है उस कंडीशन में आपको पता है कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है। पता है बात है ना? इसका मतलब है कि b1 b2 का जो प्लस a1 a2 का मान होगा वो 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर होगा। या फिर आप ऐसे कह लो कि a1 a2 का जो मान है माइनस b1 b2 के बराबर होगा, ये भी कह सकते थे। या फिर ये कह लो a1 a2 और b1 b2 का जो मान होगा वो -1 के बराबर होगा। और अब a1 b1 और a2 b2 आपको पता है क्या है, स्लोप है m1 और m2 का, इसलिए दोनों का मल्टीपल फिर से -1 के फॉर्म में आपको दिखने लगा होगा। तो आपको हम दोनों फॉर्म में समझा दिए कि अगर आपके पास स्लोप है या स्लोप नहीं है तब भी आप दो लाइनों का एंगल्स कैसे निकाल पाओगे, ये आप शायद बहुत अच्छे से समझ रहे होगे। क्या आप क्लियर हो पाई आपको डॉट? इसे इरेज कर दे, हटाए इसे बोर्ड पे। चलिए, तो ये आपने बहुत अच्छे से समझ पाया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप दोस्तों को भी शेयर करिए, लोगों तक शेयर करिए जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। जो दोस्त आपके पढ़ने वाले हैं आप उन्हें भी बताओ इसके बारे में। ये था हमारा एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। क्लियर है? आगे बढ़े थोड़ा। स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड अभी हम कर रहे हैं ना कॉन्सेप्ट। एक इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है कि अगर कोई हमारा पॉइंट है और ये हमारा स्ट्रेट लाइन है x b y प्लस c, ये हमारा लाइन का इक्वेशन है। तो इस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन की दूरी क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। एक सेकेंड। क्या हमने कहा कि ये हमारा पॉइंट P है और अगर ये हमारा कुछ H और K करके है तो ये हमारा P H और K करके है, तो आपको ये बताना है ये डिस्टेंस क्या होगा। ये डिस्टेंस हमें यहाँ से यहाँ तक का बताना है, पूरा ये फाइनल डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस आपसे पूछा है। अगर पॉइंट हमारा P जिसका कोऑर्डिनेट H और K है तो इसका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए D निकालने का फॉर्मूला होगा AH प्लस BK प्लस C स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्या आप समझ पाए? क्या आप समझ रहे हो इस चीज़ को कि हमारा डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया, ये हमारा इक्वेशंस है लाइन का और ये P कोऑर्डिनेट है, तो AH प्लस BK प्लस C। क्लियर है? समझ में आ रही है? अगर हमारा ये पॉइंट X और Y होता, क्लियर है? समझ रहे हो? तो आप यहाँ से ये हमें ये x1 और y1 कर देते हैं, तो इस तरह से भी आप डिस्टेंस को लिख सकते थे ax1 by1 प्लस c स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप ये कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि x और y क्या जो यहाँ पे हमारा वेरिएबल है वही है, तो बिल्कुल नहीं। ये जो x और y है वो हमारा पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, इसीलिए हम यहाँ पे ये भी समझाने की कोशिश की है।
क्लियर है ना बातें। चलो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते थे डायरेक्ट वे में ax प्लस बी वाई प्लस सी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन क्या अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है कि क्या ये जस्ट यही इक्वेशन लिखा हुआ है, तो बिल्कुल भी नहीं। ए बी सी हमारा यहाँ जो कांस्टेंट है वो लिखा हुआ है, लेकिन एक्स और वाई कहाँ से लिखा हुआ है, ये वाली बातें लिखी हुई है जो हमारा कोऑर्डिनेट है पॉइंट का, इसीलिए हमने ये आपको इतना वेरिएशन करके दिखाया है। क्लियर हो रही है बातें, समझ में आ रही है आपको ना, कि अगर ये डिस्टेंस हमारा निकालने का होगा इस पॉइंट से, तो हमें x प्लस बी वाई प्लस सी अगर लिखा हुआ है तो कुछ लोग ये मत समझिएगा कि ये हमारा डायरेक्ट इक्वेशन यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि a b c वही है जो यहाँ है, लेकिन x और y हमारा कोऑर्डिनेट है पॉइंट का, तो ये होता है हमारा इक्वेशंस। और इसमें क्या होता है कि अगर ये पॉइंट P x और y से ना हो करके ऑरिजिन से निकले, ऑरिजिन से निकलने का मतलब है कि x का भी वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू 0, तब डिस्टेंस फॉर्मूला होगा हमारा। आप बताओ खुद यहाँ से, h भी 0 और k भी 0, तो ये वैल्यू 0 और 0 होगा, यानी c बटा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है ये बातें। यानी जब हमारा वो पॉइंट ऑरिजिन से निकलता है उस कंडीशन में डिस्टेंस हमारा ये होता है। तीसरा कंडीशन इसमें क्या होता है कि जब दो कोई लाइन हो, इसका अपना एक इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस बी वाई प्लस सी वन, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे कि दोनों के बीच का, अब ये दो लाइन है हमारा और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा है। उस कंडीशन में जो d का वैल्यू होता है c2 माइनस सी वन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, आप समझ पाए। तीन कंडीशन हमारा होगा किसी भी पॉइंट से स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस की दूरी निकालने की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का। पहला कंडीशन हमारा ये था जिसमें हमने ये देखा कि डिस्टेंस जो होगा h प्लस बी के प्लस सी और बटा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा हमने उसी में ये बताया कि आप यहाँ से ये कंफ्यूज मत हो जाना कि हमारा x और y वही है जो इक्वेशन का है, बिल्कुल नहीं। x और y हमारा कौन सा है, जो हमारा पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट x और y है, ये हमने समझा। दूसरा समझा कि अगर ये पॉइंट कोऑर्डिनेट से होकर निकले, सॉरी ऑरिजिन से होकर निकले, उस कंडीशन में डिस्टेंस क्या होगा। और तीसरा था कि अगर ये दो लाइन के बीच का डिस्टेंस हमसे पूछता है, उस कंडीशन में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। क्या आप समझ पाए इस चीज़ को। फिर आप इसे स्क्रीनशॉट लेके हटा सकते हो। आप बहुत आसानी से ये चीज़ें हमने आपको समझाने की कोशिश की है। आगे बढ़े तो ये था हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस। जितने भी प्रकार के वेरिएशंस थे, जितने आपके यूज एग्ज़ाम में हो सकते थे, हमने सारे बताने की कोशिश किया है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है सर्कल से रिलेटेड। बहुत अच्छे से समझेंगे, धीरे धीरे करके हम बारी बारी से एक एक सारे पॉइंट को क्लियर करेंगे। सर्कल क्या होता है आपको पता है, ये हमारा सर्कल है, ये सर्कल होता है। सर्कल के बीच एक सेंटर होती है और सेंटर में, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। क्लियर है। आपको समझना है कि जो ये रेडियस का पॉइंट है, यानी जो सरकमफ्रेंस पे जो पॉइंट है रेडियस का, वो उस पथ पे, इस पथ पे वो कहीं भी चल ले, हमेशा बराबर दूरी चलेगा। ये तो बातें आपको पता है, क्योंकि रेडियस इक्वल होती है सभी जगह का। एक सर्कल में जितना भी रेडियस बना लो, सभी का वैल्यू बराबर होगा। इसका मतलब यही है कि अगर ये इस पॉइंट से उठकर चलना शुरू किया तो किसी भी पॉइंट पे इसकी दूरी हमेशा एक ही रहने वाली है। समझ में ये बातें आई। इसीलिए इस पॉइंट का लोकस ही हमारा सर्कल कहलाता है। क्लियर हो रही है बातें, समझ रहे हो आप ना कि इस पॉइंट का लोकस क्या है, तो आप कहोगे सर सरकमफ्रेंस यानी सर्कल है। आइए समझते हैं कि अगर ये पॉइंट हमारा का जो ये है कोऑर्डिनेट है वो x और y हो, और ये तो हमारा ऑरिजिन है जो 0 और 0 है, और रेडियस अगर हम a से डिनोट करते हैं
तो कुछ फार्मूलाज होता है, पहले आइए वो समझते हैं, फिर हम करेंगे प्रूफ बारी बारी से। पहला जो फार्मूला होगा इस कंडीशन में वो ये होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर। हाँ, केवल फार्मूला जानने से कुछ नहीं होगा, सारा का हम इम्प्लीकेशन देखेंगे, बारी बारी से सबको समझने की कोशिश करेंगे। अभी केवल फार्मूला देखते हैं। दूसरा होता है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर। और तीसरा होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f(y) और प्लस c का वैल्यू 0 के बराबर। ये काफ़ी यूजफुल फार्मूला है, ये काफ़ी यूज होता है हमारे सर्कल में। जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो इस फार्मूला का याद आया होगा अभी आपको लिखने के बाद। ये जो फार्मूला है इसका इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, ये स्पेशल केस में किया जाता है। आइए बारी बारी से हम तीनों को समझेंगे। सबसे पहले इस फार्मूला की बात करते हैं। आपको पता है कि जो ये फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला में हमने सीखा था कि ये डिस्टेंस अगर x और y है, मतलब ये y एक्सिस पर y और x डिस्टेंस पे x मीटर x यूनिट चला होगा, तो पाइथागोरस से a स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ये डिस्टेंस फार्मूला में हमने देखा था। अगर ये बात नहीं पता तो आपको फिर से बता दें, डिस्टेंस फार्मूला हमने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर देखा था। तो x2 माइनस x1, x2 के जगह पे x है और y x1 के जगह पे तो 0 है, प्लस y माइनस 0, बताइए वही चीज़ें हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा समझ पाया बात को? तो ये बहुत सिंपल था। आइए पहुंचते हैं दूसरे तरफ। ये दूसरा नंबर फार्मूला भी वही है जो हमने यहाँ लिखने की कोशिश किया है, लेकिन हाँ दूसरे नंबर फार्मूला में इस बार जो हमारा सेंटर है वो 0 0 ना हो करके h और k है। सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना है h और k, और ये कितना है x और y। तब डिस्टेंस फार्मूला अगर आप लगाते हो, अगर आप डिस्टेंस फार्मूला लगाने की कोशिश करिएगा तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि x माइनस एच का स्क्वायर होता था और y माइनस के का स्क्वायर होता था, और ये वैल्यू डिस्टेंस के बराबर होता था जिसे हम a के नाम से जानते हैं। तो यही चीज़ें आपको यहाँ दिख रहा है। आइए बात करते हैं तीसरा फार्मूला का। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो आप। तीसरी फार्मूला क्या है वो समझते हैं हम आसानी से। जब आप इस फार्मूला को थोड़ा सा खोलने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2k(y) और बराबर a का स्क्वायर। हाँ, ये समझ में आया आपको? अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को साथ में रख लें, देखिएगा कि अगर एक्स स्क्वायर को और वाई स्क्वायर को साथ में रखेंगे, उसके बाद माइनस 2hx और माइनस 2k(y) को साथ में रखें, अब क्या क्या रह गया मेरे सामने? एक रह गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और इस ए स्क्वायर को हम यहाँ भेजेंगे और बराबर 0 करेंगे। अब गौर से समझना कि इस फार्मूला में और इस फार्मूला में अगर हम कंपेयर करें तो जो 2gx है हमारा प्लस का और यहाँ है माइनस का 2hx, इसका मतलब क्या हुआ कि जो g का वैल्यू है यहाँ माइनस h के बराबर है। क्या आप समझ पाए बात को? उसके बाद इस वाली पॉइंट को आप देखोगे तो 2f(y) और यहाँ 2k(y) माइनस का है, इसका मतलब ये हुआ कि जो f का वैल्यू है यहाँ माइनस k के बराबर है। उसके बाद तीसरा पॉइंट c को देखना है गौर से, और c के जगह पे ये इतना बड़ा यानी c का जो वैल्यू होगा वो h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के बराबर होगा। क्या आप समझ पाए? अगर यहाँ पे हमारा सेंटर यानी सेंटर का कोऑर्डिनेट g और f है, तो यहाँ पे सेंटर का कोऑर्डिनेट h और k होगा माइनस के फॉर्म में, यानी यहाँ पे जो सेंटर है माइनस h और माइनस k के बराबर है। क्लियर है ना? यहाँ पे अगर हमारा रेडियस बिल्कुल
अगर हमारा यहाँ समझेंगे, यहाँ से अगर हम रेडियस निकालने की कोशिश किए, समझना है पहले आपको गौर से, यहाँ से हम रेडियस निकालने यानी ए का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो आप देखोगे कि ए का जो स्क्वायर होगा वो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी के बराबर होगा। यानी ए का जो वैल्यू है आप ऐसे पढ़े होगे कि h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर माइनस सी, ये है हमारा रेडियस इस फॉर्म में। अगर हमारा ये इक्वेशन आए सर्कल में तो स्पेशल केस में रेडियस हम लोग इस फॉर्मूला के तहत निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर माइनस सी। अगर आप कुछ पढ़े हो तो आपको याद आ रहा होगा थोड़ा सा कि हम कैसे सेंटर निकालते थे, कैसे रेडियस निकालते थे, किस कंडीशन में हम लोग को कौन सा फॉर्मूला लगाना होता था। तो आज हम देखें कि एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस क्या होता है और सर्कल के जो कुछ फॉर्मूलेज थे इंपॉर्टेंट वो कैसे निकल के आए और उसका क्या यूज है वो हम अगले क्लास में यानी अगले वीडियोज़ में कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। और जितने भी 2 या 3 क्लास में हमने अभी तक पढ़ा है सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा मिरर इमेज वाला होता है वो भी करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरी एक वीडियोज़ में हम मिरर इमेज बताएंगे, वो हर एक शिफ्ट में CHSL के एग्ज़ाम में पूछा गया था, शायद 17 या 18 वाले एग्ज़ाम में, 17 वाले एग्ज़ाम में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं और प्लीज़ आप वीडियोज़ को वॉच करते रहो, लोगों को शेयर करो अगर आपको अच्छा लगता है, कुछ नया देखने को लगता है तो। ठीक है, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।